आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ रखा है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, जब हम किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल के कुछ बेसिक टर्म्स रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको रिवाइज नहीं करनी है तो आप 4 मिनट स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होती है? प्रोजेक्टाइल सबसे पहली बात तो एक ऐसी बॉडी होती है जिसको आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हो और जो 2 डायमेंशन के अंदर मूव करती है। यानी जब एक ऐसी बॉडी जो जब मूव करे तो उसकी पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो, या तो एक्स और वाई, या वाई और जेड, या जेड और एक्स, या तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स वाई और जेड, और जिसको आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंको। जैसे मान लो यहाँ पे एक फुटबॉल है, उसके अगर आपने किक मारी तो वो पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी। तो ये एक प्रोजेक्टाइल है। तो फुटबॉल का नाम क्या होगा? प्रोजेक्टाइल, क्योंकि फुटबॉल जब मूव कर रही होगी तो आप उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दोगे और वो ग्रेविटी के अंडर मूव करेगी, और मूव करते हुए तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो अब ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी अर्थ किसी भी बॉडी पर अर्थ किसी भी बॉडी पर हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाती है उसके मास की वजह से, और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जैसे मान लो ये पेन है, अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया अट्रैक्टिव नेचर का, इसके मास की वजह से, वो भी नीचे की तरफ। उसे ही बोलते हैं ग्रेविटी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास इज कॉल्ड ग्रेविटी। या फिर द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ उसके मास की वजह से जब अट्रैक्ट करती है ना नीचे की तरफ, तो उस फोर्स को बोलते हैं, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। और जब भी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है ना, तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाती है। और वेलोसिटी किस रेट से बढ़ाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात होती है ट्रैजेक्टरी क्या होती है। ट्रैजेक्टरी, एक बॉडी जिस पाथ के अलोंग मूव करती है ना, उसे बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। द पाथ अलोंग विच अ बॉडी इज मूव इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। मतलब अगर एक बॉडी ट्रायंगल के अलोंग मूव कर रही है तो उसकी ट्रैजेक्टरी ट्रायंगुलर है। अगर एक बॉडी सर्कल के अलोंग मूव कर रही है तो उसकी ट्रैजेक्टरी सर्कुलर है। अगर एक बॉडी रेक्टेंगल के अलोंग मूव कर रही है तो उसकी ट्रैजेक्टरी रेक्टेंगुलर है। अगर एक बॉडी एक स्प्रिंग जैसे पाथ के अलोंग मूव कर रही है तो उसकी ट्रैजेक्टरी हेलिकल है या हेलिक्स है। अब देखो, जैसे ये शेप सर्कल की है ना, ऐसी ऐसी शेप को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये राइट हैंड को बन रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के राइट तरफ, तो ये राइट हैंड पैराबोला। ये वाई एक्सिस के लेफ्ट तरफ बन रहा है तो ये लेफ्ट हैंड पैराबोला। ये एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये अपवर्ड पैराबोला। ये नीचे की तरफ बन रहा है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला 4 टाइप के होते हैं: राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब पैराबोला कैसी बात होती है? जैसे मान लो अगर आप पाइप से पानी दे रहे हो, अपने पाइप से नहीं, जैसे आप पानी आता है ना, पानी वाला पाइप जो, तो उससे अगर आप पानी देते हो पौधों में तो वो ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अब ये शेप भी तो पैराबोला की है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करती है ना, वो पैराबोलिक नेचर का होता है, वो ऐसा होता है। अब वो कैसे प्रूव करें? बिल्कुल सिंपल है। मतलब प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी ट्रायंगुलर होती है। यार पैराबोला की क्वेश्चन जो होती है ना, उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक वाई और एक एक्स, या फिर कुछ भी हो, जेड और वाई। 2 वेरिएबल होंगे जिनमें से एक वेरिएबल की पावर 1 होगी तो दूसरे की पावर 2 होगी। जैसे वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है। एक्स की पावर 1 है तो यहाँ वाई की पावर 2 है, एक्स इक्वल्स टू 9 - 7y स्क्वायर। ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है। मतलब अगर हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए किसी ऑब्जेक्ट के पाथ की, अगर किसी ऑब्जेक्ट की ट्राजेक्टरी की ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं वो पैराबोला की इक्वेशन है। इसके अलावा एक बात और मुझे आपको बतानी है, और वो बात ये है कि अगर मान लो, अगर आपको पता है कि चलो मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते बताता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है प्रोजेक्टाइल हमेशा कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी जाती है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रोजेक्टाइल जब भी आप फेंकोगे ना, मतलब प्रोजेक्टाइल जब आप जिस पॉइंट से फेंकते हो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल में है ना, हम ये नहीं मानते कि एयर कोई विघन डाल रही है उसके मोशन में, मतलब एयर कोई फोर्स नहीं लगाती। हम ये मान के चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे सिर्फ ग्रेविटी का असर होता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, वो चेंज होती रहती है। अगर आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो या अर्थ के नीचे जा रहे हो तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये मान लेते हैं, अपनी तरफ से अजम्पशन ले लेते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और इसके अलावा एयर कोई भी फोर्स नहीं लगा रही, एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्टेड, एयर के फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा प्रोजेक्टाइल पर। और तीसरी बात, अर्थ के मूव करने से, अर्थ के रोटेशन से, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, जैसे फुटबॉल है वो ऐसे घूम रही है, अर्थ के रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर मान लो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंको विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो ऐसे ही तो मूव करेगा। जैसे मान लो अगर आपने टेबल से पेन फेंक दिया, जैसे मान लो इसके ऊपर से अगर आपने कोई चीज़ फेंकी तो वो थोड़ी देर तो आगे जाएगी, फिर ऐसे नीचे जाएगी, ऐसे। तो आप फेंक के देखना टेबल से कोई भी चीज़, ऐसे फेंकोगे ना
तो वो ऐसे आगे जाएगी और उसके बाद ऐसे नीचे गिर जाएगी, ऐसे आगे जाएगी फिर नीचे गिरेगी, ये बोलती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आप हमें ये प्रूव करना है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक नेचर का होता है। तो सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ली जो ग्राउंड से h डिस्टेंस ऊपर, h हाइट ऊपर रखी है, उसको हमने u वेलोसिटी से थ्रो करा जो x एक्सिस के या हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, वो ऐसे फ्लो करती हुई नीचे गिरी। ठीक है, ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ जो ओ पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो हमें लिख देते हैं लेट अस कंसिडर ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल thrown with some initial velocity u along x-axis, thrown with some initial velocity u along x-axis मतलब जो आपने प्रोजेक्टाइल फेंक की है ना उसकी वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग जीरो है क्योंकि वो सिर्फ अभी शुरुआती दौर में एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग वो मूव नहीं कर रही, पर जैसे ही वो यहाँ से गिरेगी, जब वो यहाँ से गिरेगी तो वो एक्स एक्सिस में भी मूव करेगी और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव करेगी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। ठीक है, और वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, वो जी की वजह से होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अर्थ उससे अट्रैक्ट करेगी अपने सेंटर की वजह से, जिससे वो नीचे गिरती रहेगी और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वो बॉडी मूव कर रही थी, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती तो वो नीचे ही नहीं गिरती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जाती जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो नीचे गिरी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, अब उसकी वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है उसका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना, और वेलोसिटी अब उसकी सिर्फ नीचे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ नहीं बढ़ रही, इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग उसका एक्सेलरेशन है जी और एक्स एक्सिस के अलोंग है उसका एक्सेलरेशन जीरो। तो मान लो प्रोजेक्टाइल है, किसी भी एक टाइम टी पर उसके पाथ के अलोंग, उसकी जो ट्राजेक्ट्री थी उसके पाथ पर किसी भी टाइम टी पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन है एक्स, वाई। उस पॉइंट पी के अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो उस पॉइंट पी के ऊपर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एस एक्स इज इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। मैंने बताया था पिछली बार भी, इस बार बता देता हूँ, जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट लोगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो लेना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट है वो लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है अब, और एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन कितनी है पॉइंट पी पर एक्स, और यू एक्स कितना है यू टी हाफ इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स थी ना, जीरो थी, एक्स एक्सिस यू थी, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो था, जीरो इंटू टी स्क्वायर, ये चीज़ तो जीरो हो गई, तो एक्स इज इक्वल्स टू में यू टी, और यहाँ से टी की वैल्यू आ गई एक्स बाई यू, दोनों तरफ आप यू से डिवाइड कर दो तो यहाँ यू से यू कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई यू। इक्वेशन नंबर 1 फॉर वर्टिकल मोशन। अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में एस वाई इजिकल्स टू में यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, मैं पीछे लिखवा चुका हूँ, वाई तो कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, वाई एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन। अब वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था शुरुआती दौर में, और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन था जी, तो ये चीज़ जीरो हो गई, वाई इजिकल्स टू में हाफ जी टी स्क्वेयर। और इक्वेशन 1 जो हमने लिखी है, इस इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू क्या है एक्स बाई यू, अगर यहाँ पुट करेंगे तो वाई इजिकल्स टू में हाफ जी एक्स बाई यू का स्क्वेयर, यानी वाई इजिकल्स टू में जी बाई टू एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर। अगर मैं जी बाई टू यू स्क्वेयर को के मान लूँ तो ये आ गया वाई इजिकल्स टू में, इस सारी चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ के एक्स स्क्वेयर। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन आ गया ना, एक वेरिएबल की पावर 1 है दूसरे की पावर 2 है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का पाथ भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल की तरह पैराबोलिक नेचर का होता है। हिंस द पाथ फॉलोड बाय द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, बाय द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है,
अब हमें कुछ और चीज़ें भी निकालने से टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई? जैसे ये था डायग्राम पूरा, यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है और जहाँ पर हमारी प्रोजेक्टाइल आकर धरती से टकराई, ग्राउंड से टकराई, उस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड, उस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा जहाँ पर ये ग्राउंड को हिट करेगी उसे बोलेंगे इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर वो टाइम जिसके दरमियान प्रोजेक्टाइल हमारी हवा में थी उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to go from point of projection to the point of projection to the point where it hits the ground, it hits the ground is called कैपिटल टी, यानी इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। या वो टाइम जिसके अंदर जिसके दौरान प्रोजेक्टाइल हवा में होती है ना उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें पता है कि एस वाई होता है, एस वाई क्या होता है? देखो यहाँ से अगर हमने हाइट मान रखी थी एच, ठीक है, हमें पूरा डिस्टेंस कवर करना है। एच डिस्टेंस जो है हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की हाइट मान रखी थी ग्राउंड से एच, तो ये एच डिस्टेंस जो है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ये ट्रैवल कितने टाइम में किया होगा? कैपिटल टी टाइम में ट्रैवल किया होगा ये, ठीक है। तो एस वाई इज इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो ये एच है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर ग्राउंड से टकराई हमारी प्रोजेक्टाइल, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो जीरो इंटू में टी, ठीक है। और ये टी टाइम कितना है? उतना टाइम है जो टाइम ऑफ फ्लाइट में लगा जिसके दौरान हमारी प्रोजेक्टाइल हवा में थी, टी स्क्वेयर। तो ये एच किसके इक्वल आ गया? हाफ जी कैपिटल टी स्क्वेयर, टू इधर जाएगा, टू एच इज इक्वल्स टू में जी इंटू टी स्क्वेयर, जी नीचे आ जाएगा, टू एच अपॉन में जी, टी स्क्वेयर है, टी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट टू एच अपॉन में जी। यही है टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। आप लिख सकते हो विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज़ required expression for time of flight, for टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब क्या है? एच ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में, सीधी सी बात है भाई। प्रोजेक्टाइल जो है वो जितनी ऊपर होगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जितना ऊपर होगा ग्राउंड से, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में, ठीक है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, अगली टर्म है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में इतने टाइम के अंदर प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना आर, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। द horizontal distance traveled by the projectile, the horizontal distance traveled by the projectile during time of flight is called horizontal range, h dot r, और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं या हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। अब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है डिस्टेंस, तो एस वाई इज इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है। और टाइम कितना लगा है? टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसे ही तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, और टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है। तो और हॉरिजॉन्टल रेंज हमने आर मान रखा है, ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है ना, जैसे ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक आपकी गिरी,
आकर ये आर मान रखा है, ये एच है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना ये आर मान रखा है, ठीक है। तो एस एक्स आएगा, सॉरी एक्स एक्स इज इक्वल्स टू में यू एक्स टी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग का डिस्टेंस निकाल लेना हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो एस एक्स कितना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये आर है, और यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू, ठीक है। यू टी कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना, √2h में जी, और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 है, तो कुछ जरूरत ही नहीं, ये टर्म तो हो गई 0। तो आर इजिकल्स टू में आ गया यू इंटू में √2h में जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर मैं आपको लगे हाथ एक और टॉपिक बता देता हूँ। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मूव कर रही है, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल किसी भी टाइम पर मूव कर रही है, और किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे 5वें सेकंड पर आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, या 6वें सेकंड पर आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो कितनी निकल कर आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, नॉट प्रोजेक्टाइल, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, उसको आपने फेंका पॉइंट ओ से, तो वो ऐसे आएगी आगे, और उसके बाद ऐसे आगे आके नीचे गिरेगी। वो एच हाइट पर थी ग्राउंड से, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आर थी, ठीक है। मान लो एक पॉइंट पी था, उसके उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ भी थी और वाई एक्सिस की तरफ भी थी, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ थी, ऊपर थोड़ी ना जा रही है, प्रोजेक्टर तो नीचे आ रही है, तो वी वाई भी था और वी एक्स भी था। अब हमें बस एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट थे एक्स कोमा वाई, तो हम एक प्रोजेक्टाइल लेंगे, ठीक है, जो मूव कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और पॉइंट पी पर आके, पॉइंट एक टाइम टी पर वो पॉइंट पी पर है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, वहाँ पर उसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक एक्स और एक वाई, वी एक्स और वी वाई। लेट अस कंसिडर ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, let us consider a horizontal projectile projected at along x-axis, projectile along x-axis या projectile along x-axis लिख दो, या projected in horizontal direction along x-axis with some initial velocity u, with some initial velocity u, ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अब आप कहोगे एक टाइम टी पर वो एक पॉइंट पी पर थी जिसके पोजीशन एक्स कोमा वाई है, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, वी एक्स और वी वाई, ठीक है। एट टाइम टी द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, एंड इट हैव वी एक्स एंड वी वाई be the two components of velocity, two components of velocity, one is along x axis, one is along y axis, one is along x and y axis respectively, along x and y axis respectively, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें बस वी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब वी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ करना पड़ेगा, और वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी आएगा, पर एक्सेलेशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग 0 है, तो और यू एक्स कितना है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो वी एक्स तो यू के इक्वल आ गया इस हिसाब से। चलो इक्वेशन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, और फॉर वर्टिकल मोशन, for vertical motion vy is equals to में uy plus ayt, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग तो 0 है, एक्सेलेरेशन g है और टाइम t है, तो vy is equals to में gt आ गया, और vx और vy x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो vx और vy भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये vx है और ये vy है, और जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। अब एक वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट आपको दिए हैं और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो वो वेक्टर निकल कर आता है दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, मतलब दोनों कंपोनेंट लो,
एक्स भी उसका भी स्क्वायर करो, प्लस वाई कंपोनेंट लो और उसका भी स्क्वायर करो, और दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, ये होता है एक वेक्टर का रिजल्टेंट अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी v की, मतलब इस पॉइंट पर मान लो अगर उसकी वेलोसिटी v है तो उस v की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये आएगा यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ठीक है, ये निकल कर आएगा ना। और अगर मान लो ये वेलोसिटी जो है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इन दोनों वेलोसिटी के कहीं बीच में आएगी, और कहीं मतलब इन दोनों के बीच में से कहीं आएगी। अगर मान लो वो अल्फा एंगल बना रही है, एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगी, ऐसा नहीं होएगा कि इससे भी 45 बना रही है एंगल, इससे 45, एग्जैक्ट बीच में जब आती है जब दोनों वेक्टर इक्वल हो, ठीक है। लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे तो ये एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगी। इससे 30 बनाएगी तो इससे 60, इससे 45 बना, इससे 15 बनाएगी तो इससे 75 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अगर ये एंगल 15 डिग्री का है तो ये वाला 75 का, ये तो बचा 90 माइनस 15। ये अल्फा एंगल बना रही है मान लो वी वेलोसिटी वी एक्स के साथ, तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन कैसे आएगा, tan अल्फा। अब आप खुद देखो कैसे लिखोगे, tan अल्फा क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। अल्फा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थीटा हम पहले ले चुके हैं, अल्फा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जनरली सिंपल पड़ता है इसके लिए, पी बी पी, थीटा भी लिया नहीं हमने, वो एंगुलर प्रोजेक्शन की बात थी, सॉरी, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। और इसके कई तरीके हैं, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, और पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, पापा बीड़ी पी लूँ, हाँ हाँ बेटा। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब देखो आपके पास ऐसा ही तो कुछ सिस्टम था, ये वी वाई था, ये वी एक्स था, बस उसको उल्टा करके बना रहा हूँ, ये वी था, ये अल्फा एंगल बना रहा था। तो अगर आप इस ट्रायंगल में टेन अल्फा निकालोगे, टेन अल्फा, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है बिल्कुल, तो ये भी वी वाई होगा। तो इसमें टेन क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई कितना था जी टी, वी एक्स कितना था यू। आपको तो सिर्फ एंगल डायरेक्शन पता लगानी, तो आपको सिर्फ एंगल चाहिएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू में टेन इनवर्स जी बाई जी टी इंटू में, याद रखने से साइन थीटा बराबर आपका 1/2 है, तो थीटा बराबर क्या आता है, साइन इनवर्स 1/2। मतलब जब साइन उठ के इधर से उधर आएगा ना तो वो इनवर्स में आएगा। ऐसे ही मान लो आपका साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, इनवर्स जब उठ के इधर से उधर जाएगा तो वो साइन में जाएगा, यानी इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्री बनता है, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स बनता है, ये याद रखना, ठीक है। ये बात मैं खोपचे में लिख देता हूँ, खोपचे, ठीक है। तो अल्फा आ गया टेन इनवर्स जी टी बाई यू। तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था, ये पूरा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना सॉरी, और किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। तब तक टाटा बाय बाय सी यू।